12.5% से बढ़ेगा और इससे घटेगा तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा। अगर इन दोनों से बढ़ जाए घट जाए तो अगर 14 से 2 से बढ़ जाए 12.5 घट जाए तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा। एक बार क्लियरिटी चेक कर लेना बेटा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट करें। मेरी आवाज़ या मेरी वीडियो दोनों आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से? गुड इवनिंग बच्चा, बताओ कैसे हो आप सब? बढ़िया, ओके चलो बढ़िया। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से आपको पता होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम। अच्छा, थोड़ी लेट हो गई क्लास, एक्चुअली मेरी एक क्लास और भी थी ना। एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसको हमने कितने फाइलम में डिवाइड किया था, जिसको हमने, मैं अच्छी हूँ अभी तक तो ठीक हूँ, बाकी आगे पता नहीं। थोड़ा सा मेरे को आजकल सांस लेने में दिक्कतें भी होने लग गई हैं, थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी, मुझे लग रहा है सिम्टम्स है ना। लेकिन अभी तक तो मैंने रिपोर्ट चेक करवाई, कल मेरी रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव है ना। 6 बजे क्यों नहीं आता? 6 बजे बच्चा एक क्लास और लगी हुई थी इसलिए नहीं आ रही। अभी ठीक हूँ बच्चा, अभी ठीक हूँ, ठीक है। एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसको हमने 11 फाइलम में डिवाइड किया था, 11 संघ में बांटा था। 11 में से हमने 9 पढ़ लिए थे, 10वां आज मुझे लगता है हमें चैप्टर को निपटा देना चाहिए, बहुत दिन हो गए। 10वां है हेमीकॉर्डेटा। तो जरा लिखो 10वें पर हेमीकॉर्डेटा। देखो बच्चा, एक होता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा का मीनिंग मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कॉर्डेटा का मीनिंग होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। आदर्श कह रहा है क्या मैम सिलेबस 2020 में कंप्लीट हो गया या 2021 में? 2020 में ही होगा, सिर्फ 1 या सवा महीने में हो जाएगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, इतना कौन सा सिलेबस तुम्हारा अटक गया आदर्श जो तुम इतना कर रहे हो? तुम्हारा तो नाम ही मैंने पहली बार देखा आज इस बैच में। चलो देखो हेमीकॉर्डेटा, एक होता है कॉर्डेटा। मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉर्डेटा का मीनिंग क्या होता है, ऐसे फाइलम के जीव जिनमें क्या हो, रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो पीछे वाली साइड में, है ना, बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, और ये है हेमीकॉर्डेटा। इस फाइलम के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए जल्दी से, ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो बच्चों, ये होते हैं वोर्म लाइक एनिमल्स। वोर्म का मतलब होता है कीड़ा। ये दिखने में कीड़े जैसे जानवर होते हैं। कीड़ा होता है ना, दिखने में कीड़े जैसे होते हैं। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कीड़े जैसे क्यों होते हैं। दूसरा, ये मरीन एनिमल्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आप ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो हेमीकॉर्डेटास होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। आप बताओगे वो समुद्री वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में, जहां पर NaCl का अमाउंट ज्यादा हो, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो। नेक्स्ट बच्चों, इनको लेजी एनिमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो समुद्र में कहाँ होते हैं, ये पानी वानी के ऊपर नहीं होते हैं। मान लो ऐसे आपका समुद्र है, इस समुद्र के अंदर नीचे की साइड यहाँ पर बहुत सारी सैंड रखी हुई है। सैंड का मतलब मिट्टी, ये मिट्टी, ये रेत रखी हुई है समुद्र में। इस मिट्टी के अंदर घुसे हुए होते हैं ये कृमि। तो आप बताओगे कि ये मरीन एनिमल्स तो कहलाते हैं, समुद्री जीव तो कहलाते हैं, लेकिन बच्चों आप बताओगे कि समुद्र में कहाँ होते हैं? ये नीचे समुद्र में जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं, और यहीं पर पड़े हुए होते हैं, यहीं पर रहते हैं, कभी ऊपर आने की कोशिश नहीं करते। ये लेजी एनिमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आलसी होते हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कौन से फाइलम के जीव लेजी होते हैं, आलसी होते हैं? आप क्या बताओगे? हेमीकॉर्डेटा। आप क्या बताओगे? हेमीकॉर्डेटा। नेक्स्ट, ये क्या खाते होंगे मैम जब मिट्टी के अंदर हैं? तो बच्चों ये मिट्टी को ही खा जाते हैं, ये मिट्टी को खा जाते हैं। और दूसरा, ये पानी को, देखो मैंने लिखा है ईट सैंड, मिट्टी को खाते हैं। एंड फिल्टर फीडर कहा जाता है इसको। फिल्टर फीडर का मतलब है पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो पानी के अंदर वहाँ पर पाया जाता है, जो पानी समुद्र के अंदर होता है, उसी पानी को फिल्टर करके उसमें से अपने न्यूट्रिएंट को निकाल लेते हैं, अपने पोषक तत्वों को निकाल लेते हैं, और ये मिट्टी को भी खा लेते हैं। मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, उन सबको खा
आ जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, इनमें सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, पानी में है, और पानी में क्या होते हैं, गलफड़े। तो आप बताओगे कि इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। पानी के अंदर होते हैं, जैसे मछली पानी के अंदर रहते हैं तो उनमें भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े। ऐसे ये भी पानी में पड़े रहते हैं, लेकिन याद रखना ये सरफेस एरिया पे नहीं होते हैं, ये नीचे जो मिट्टी दसी हुई होती है ना समुद्र के अंदर, उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, कहने का मतलब है एक मेल वाला होगा, एक फीमेल वाला होगा, एक मेल हेमिकॉर्डेटा होगा, एक फीमेल होगा। दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं, दोनों के अलग अलग हैं। नेक्स्ट आप बताओगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। इनमें निषेचन कैसे होता है, तो समझो इस बात को कैसे होता है। देखो कैसे होता है निषेचन। मान लो इस मिट्टी के अंदर एक यहाँ पर मेल हेमिफोर्डेटा पड़ा है, हेमिकॉर्डेटा पड़ा है, एक मेल वाला है, एक यहाँ पर मान लो कहीं पर इस मिट्टी के अंदर यहाँ पर एक फीमेल है। तो ये मेल क्या करेगा, ये मेल अपने स्पर्म को, अपने शुक्राणुओं को यहाँ से बाहर निकालेगा। यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु हैं वो इस पानी के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से फीमेल क्या करेगी, अपने अंडाणु बनाएगी और अंडाणु बनाकर बाहर छोड़ देगी और इस पानी के अंदर आ जाएंगे। इसने मेल जो हेमिकॉर्डेटा है, जो नर हेमिकॉर्डेटा है, उसने क्या किया बच्चा, उसने अपना स्पर्म, अपने शुक्राणु निकाल के पानी में बाहर छोड़ दिए। फीमेल वाली ने अंडाणु बाहर छोड़ दिए, अपने ओवा बाहर छोड़ दिए, और कहीं ना कहीं किसी पानी के अंदर ये ओवा घूमते घूमते इन स्पर्म के साथ आकर मिलेंगे। और जैसे ही स्पर्म और ओवा आकर मिलेंगे, शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, तो निषेचन होगा। लेकिन ये निषेचन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल का मतलब है ना इसके शरीर में ना इसके शरीर में, बॉडी से बाहर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि किस फाइलम के जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाहरी निषेचन, बाहरी का मतलब है बच्चों कि इसने यहाँ से अपने स्पर्म छोड़े, इसने अंडाणु छोड़े और पानी के अंदर यहाँ पर ये मिल गए आपस में और यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इनकी जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कितनी लेयर होंगी इनमें भी मैम 3 लेयर होती हैं। और वो 3 कौन कौन सी लेयर होंगी, क्या क्या नाम लिखोगे उन तीनों लेयर्स का, मैम उन तीनों लेयर्स का नाम लिखेंगे हम एक्टो एंड मीजो एंड एंडोडर्म। सबसे बाहरी एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म, ठीक है। तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों। इनका जर्म लेयर, इनके शरीर का निर्माण 3 परतों से होता है, और तीनों में कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। नेक्स्ट इनका बॉडी प्लान कैसा होता है, इनके शरीर की संरचना कैसी होती है, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, इनमें अंग तंत्र बन जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, आपने जो एग्जाम्पल लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम सब होता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर आप बताओगे स्टोमोकॉर्डेटा प्रेजेंट। इसको 3 बार स्टार करो। देखो बच्चों, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने बोला हेमिकॉर्डेटा, इसके आगे कॉर्डेटा लगा हुआ है ना। पहले इन जीवों को हम कॉर्डेटा में रखते थे। ऐसा देखा गया कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखो जब आप बच्चे होते हैं, ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप छोटे बच्चे थे ना तो आप में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, सीधी रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है हम लोगों में बनता है पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे खोखली स्ट्रक्चर जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, नोटोकॉर्ड को हिंदी में नोटोकॉर्ड ही कहा जाएगा। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, और भ्रूणीय अवस्था का मतलब
है कि आपका अंदर नए नए ऑर्गन बने हैं आपके, या आपका जब छोटे बच्चे थे आपका जन्म हुआ, बच्चे की रीढ़ की हड्डी को टच करना पीछे से बहुत सॉफ्ट सी लगेगी। तो जब आपकी रीढ़ की हड्डी इमैच्योर होती है तो उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ऐसा, और यही नोटोकॉर्ड आगे चलकर जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। तो पहले हम इन जीवों को हम कॉर्डेटा में रखते थे। ऐसा देखा गया कि इनमें नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में पता लगा कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ये नोटोकॉर्ड जैसी कुछ स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम स्टोमोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड से आगे चलकर बैकबोन बन जाता है, लेकिन जो स्टोमोकॉर्डेटा होता है उससे कुछ भी नहीं बनता है आगे, वो एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर होती है। तो याद रखिएगा कि इनको पहले हमने किस फाइलम में रखा था, कॉर्डेटा फाइलम में। बाद में हमने इनको क्यों हटा दिया, क्योंकि इसके अंदर देखा गया कि ना ही तो नोटोकॉर्ड है और ना ही बैकबोन है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड सी ऐसी एक वायर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, स्टोमोकॉर्डेटा इनका नाम बोल देते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट आप बताओगे, नेक्स्ट कैरेक्टर बताओगे आप इनका क्या, कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। अब आप खुला और बंद परिसंचरण तंत्र तो समझ गए होंगे। बंद का मतलब क्या होता है, जिनमें खून ब्लड वेसल्स में दौड़ता हो, जिनका खून रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर, इन ऐसी पतली पतली पाइप्स के अंदर ब्लड पैक होकर दौड़ता है, उसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। खून बंद हो गया। ओपन का मतलब है ऐसे सीधा ही खून पड़ा है, कोई पाइप नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, स्टोमोकॉर्डेटा की कोई भी हिंदी नहीं होती है टुनटुन कुमार। चलो नेक्स्ट है कि इनमें एक्सक्रीशन करने के लिए क्या पाया जाता है। एक्सक्रीशन का मतलब है उत्सर्जन। इनमें उत्सर्जन करने के लिए बच्चों इनमें उत्सर्जन करने के लिए एक अलग टाइप की ग्लैंड होती हैं जिनको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, जिनको प्रोबोसिस ग्रंथियां बोला जाता है। इनमें जो एनस होता है ना, एनस के अंदर ही ऐसे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू ये अमोनिया वगैरह को रिलीज करते हैं। तो हम बताएंगे कि इनमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं, प्रोबोसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनको हिंदी में उत्सर्जी ग्रंथियां या प्रोबोसिस ग्रंथियां ही लिख लो आप, प्रोबोसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बच्चा, क्या सिर्फ 2 एग्जाम्पल आता है। पहला आता है बैलेनोग्लोसिस, एक बच्चे ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा भी था। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ पर कि पहला आता है बैलेनोग्लोसिस, दूसरा आता है सैकोग्लोसिस। पहला आता है बैलेनोग्लोसिस, दूसरा सैकोग्लोसिस। ये दोनों किस फाइलम में आते हैं, हेमीकॉर्डेटा। ज़्यादा कुछ नहीं, ये याद रख लेना कि कॉर्डेटा से ही अलग करके बनाया गया हेमीकॉर्डेटा है। ये लेजी एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जो नीचे की साइड मिट्टी होती है उसके अंदर धसे हुए होते हैं, बड़े लेजी होते हैं, उससे बाहर निकलते नहीं हैं, मिट्टी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। उसके बाद आप बताओगे इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आप चलो बच्चों, हाँ इनको सैंड ग्लैंड भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं इनका डायग्राम दिखाऊं आपको, कैसा होते हैं, ऐसे होते हैं दिखने में, ऐसे। ये देखो, ये जो वायर सा बनाया है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पर कॉर्डेटा जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताया ना अभी, जिसको स्टोमोकॉर्डेटा बोलते हैं, यही होती है वो स्ट्रक्चर, ये वायर जैसी, इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्डेटा इसको। इसीलिए पहले देखा गया कि तो नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जिनमें होता है उनको हम किस में रखते हैं, आप बताओ बच्चों, किन में रखते हैं उनको, आप बताओगे उनको कॉर्डेटा में। लेकिन बाद में देखा गया कि तो नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ओके, यही डायग्राम है उसका। अर्थवॉर्म यहाँ नहीं आएगा, ये केंचुआ नहीं है, उल्लू के पट्टे, ये केंचुआ नहीं है, दिखने में बड़े वियर्ड से होते हैं ये।
ओके चलो, तो ये बात आप नोट कर लेना। और ज़्यादा कुछ इस फाइलम के बारे में नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा कोई कहीं पर एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, सारा मैं एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ। अब आता है आपका लास्ट फाइलम 11 नंबर। लास्ट फाइलम जल्दी से लिखो, कॉर्डेटा फाइलम। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फाइलम भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित फाइलम कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा का मतलब बता चुकी हूँ। जब आप बच्चे थे, चाइल्ड थे या न्यूबॉर्न बेबी थे, तो आप में ऐसे पहले, सबसे पहले ऐसी जो स्ट्रक्चर बनी थी उसी को आप नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कभी कभी किताबों में इसको छोटा रीढ़ की हड्डी लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलो, तो आप बताओगे कि कॉर्डेटा किसको बोलते हैं? कशेरुकी, जिनके अंदर जब आप बच्चे थे तो उनमें नोटोकॉर्ड था, जब बड़े हो गए तो उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है? बैकबोन, और बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कहाँ पर? पीछे की तरफ, और पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं डोर्सल साइड। बायोलॉजी की लैंग्वेज में डोर्सल होता है। तो आप बताओगे ऐसे जीव, ऐसे बच्चों, आप बताओगे ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जब वो बच्चे होते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड, बड़े हो जाते हैं तो हार्ड सी स्ट्रक्चर, हड्डियों वड्डियाँ लग के वो क्या बन जाती है? वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी बन जाती है, या वो बैकबोन बन जाती है। तो और वो बैकबोन किस साइड होती है? डोर्सल साइड होती है। तो उन जीवों को हम कॉर्डेटा बोलते हैं। यहाँ से पहले के जो 10 फाइलम हैं वो सब नॉन कॉर्डेटास होते हैं, उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अब कितने सारे एग्जाम्पल बताए वहाँ पर, केंचुआ, कॉकरोच, मच्छर, मकड़ी, है ना, स्टारफिश, जेलीफिश, उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। लेकिन अब जितने भी आएंगे उन सब में रीढ़ की हड्डी होगी। ओके चलो, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कहने का मतलब है इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 स्तर की लेयर पाई जाती है। और जो नोटोकॉर्ड होता है वो उनकी मीजोडर्म लेयर से बनता है। इसको स्टार कर लो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो रीढ़ की हड्डी है, या अच्छा ये लेयर क्या होती है? इन लेयर से ऑर्गन्स बनते हैं बच्चा। कुछ ऑर्गन्स हैं वो यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे। तो ऐसे ही जो मीजोडर्म होता है उससे नोटोकॉर्ड बनता है। कब? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में। जब वो भ्रूण है, जब वो माँ के पेट में है और उसमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो मीजोडर्म, जो बीच वाली लेयर है, उसी से क्या बनता है? नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड जब वो एडल्ट हो जाता है, 13, 14 साल, 15 साल का हो जाता है, तो उसमें प्रॉपर बन के तैयार हो जाता है क्या? रीढ़ की हड्डी। और कहाँ पर? डोर्सल साइड में। ये सब बड़े मेन से कैरेक्टर माने जाते हैं कॉर्डेटास के। अब बच्चों नेक्स्ट कॉर्डेटा का लक्षण क्या है? हार्ट इज वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है इनका जो हृदय होता है वो आगे की तरफ होता है। साइंस में इस साइड को बोला जाता है वेंट्रल और इस साइड को कहा जाता है डोर्सल। तो बच्चों रीढ़ की हड्डी कौन से साइड पर है? डोर्सल। हार्ट कहाँ है? यहाँ। तो हार्ट कहाँ पर हो गया? वेंट्रल साइड पर। नेक्स्ट, इनमें किडनीज पाई जाती हैं। अभी तक किसी भी फाइलम में किडनी नहीं आई थी, अब आई है किडनी। इनमें गुर्दे होते हैं, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। तो लिख दो, इनमें वृक्क होते हैं। वृक्क होता है किडनी, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। इनमें उत्सर्जन करने के लिए, जैसे आप बता दोगे, जैसे यूरिन वगैरह बनाने का काम कौन करता है? किडनी। इनके हार्ट के अंदर चैम्बर, कुछ कॉर्डेटा हैं जिनमें 2 हैं, कुछ में 3 हैं, कुछ में 4 हैं, कुछ में 2 हैं, कुछ में 3 हैं, कुछ में 4 हैं। ठीक है, कुछ के हृदय में 4 चैम्बर हैं, कुछ के में 2 हैं, कुछ के में 3 हैं। ये बात याद रख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फाइलम को भी आगे हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना, लिख लेना इस चीज़ को, ऐसा कैसा बना लेना। जो कॉर्डेटा होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, उनको हम 5 क्लास में विभाजित करते हैं। इस फाइलम को 5 क्लास में बांटा गया है।
कौन कौन सा? सबसे पहला आता है पाइसस, और पाइसस का मतलब होता है मत्स्य, और मत्स्य का मतलब होता है जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं। पाइसस क्लास जहाँ पर मछलियाँ आती हैं। दूसरा है बच्चों एम्फीबिया। एम्फीबिया जिसको बोलते हैं उभयचरी, जहाँ पर मेंढक वगैरह आते हैं, एलिगेटर्स वगैरह आते हैं। सॉरी, एलिगेटर्स नहीं, आपका क्या कहते हैं वो, अभी मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, मैं बताऊंगी आपको। तीसरा आता है यहाँ पर क्या? रेप्टाइल्स क्लास। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, सरीसर्प क्लास। और चौथे में आते हैं एव्स, और एव्स का मतलब होता है पक्षी, जहाँ पर हम बर्ड्स रखते हैं। और पांचवा आता है मैमल्स, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी। तो हमने कोर्डेटा को 5 आगे क्लास में विभाजित कर दिया, 5 आगे क्लास में बांट दिया। कौन सा? पाइसस जहाँ मछलियाँ आती हैं, एम्फीबिया जहाँ मेंढक आता है, जहाँ छिपकली और सांप आते हैं वो रेप्टाइल्स, जहाँ पर बर्ड्स कौवा, चिड़िया और पिकॉक ये सब आते हैं वो एव्स, और जहाँ पर हम कंगारू, बंदर, चमगादड़ ये सब आते हैं वो मैमल्स। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछ लें क्या मछली में रीढ़ की हड्डी होती है? यस मैम, क्योंकि मछली किसका एग्जाम्पल है? कॉर्डेटा। क्या मेंढक में होती है? यस मैम। क्या सांप में होती है? यस मैम। क्या कबूतर में होती है? यस मैम। क्या मोर में होती है? यस मैम। क्या ह्यूमंस में होती है? यस मैम। क्या बंदर में होती है? यस मैम। क्या केंचुए में होती है? नहीं। क्या कॉकरोच में होती है? नहीं। तो बच्चा ये कॉर्डेटा फाइलम है, इसको 5 क्लास में बांटा है आगे। अब इन 5 क्लासेस के बारे में बात करते हैं। चलो, ये पहला क्लास है पाइसस, जिसको बोलते हैं मत्स्य। यहाँ पर आते हैं मछलियाँ, मछली जितनी भी मछलियाँ हैं, और यहाँ पर जो मछली आएंगी ना वो ट्रू फिश होंगी बच्चों। यही है सच्ची मछली। इससे पहले आपने स्टार फिश पढ़ा था, वो भी मछली नहीं है। जेली फिश पढ़ा, वो भी मछली नहीं है, क्योंकि वो किस में नहीं आती हैं? वो पाइसस में नहीं आती हैं। और जहाँ पाइसस में जो मछलियाँ आती हैं वही सच्ची मछलियाँ होती हैं, ये बात याद रख लेना। अब इनके कैरेक्टर्स, इनके लक्षण पढ़ते जाओ जल्दी से कि मछलियों के अंदर क्या क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधा। सबसे पहला मछलियों में क्या होता है? तो मछलियों का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब इनके चैम्बर में ऐसे 2 ही चैम्बर होते हैं बच्चों। कैसे? ऐसे 2 चैम्बर, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ऐसे होता है इनका। ठीक है। दूसरा, ये कोल्ड ब्लडर एनिमल्स होते हैं। कभी मछली को छुआ है आपने? मछली को छूना, जब मछली को छुओगे आपको ठंडी सी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इनका खून होता है ठंडा। ये ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। अब बच्चा, ठंडा खून और गर्म खून क्या होता है? आप ध्यान से सुनना। ठंडा खून एक होता है कोल्ड ब्लडड एनिमल्स, जिनका खून ठंडा होता है। दूसरे आते हैं वार्म ब्लडड एनिमल्स, जिनका खून गर्म होता है। जिनका खून ठंडा होता है वहाँ पर एक तो मछली आते हैं, फिशेस आती हैं, और यहाँ पर एम्फीबियंस आते हैं, यहाँ पर रेप्टाइल्स आते हैं। लेकिन जो बर्ड्स हैं, मतलब जो एव्स है और जो मैमल्स हैं, वो यहाँ आते हैं। किसी पक्षी को टच करना आप, वो आपको हमेशा गर्म लगेगा, और हम लोग भी गर्म हैं। अब जिनका खून ठंडा होता है उसका मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? ठंडे खून वाले जानवर, जिनके शरीर का तापमान फिक्स ना हो, जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं हो, जिनके खून का टेम्परेचर फिक्स नहीं हो, जो अपने खून के टेम्परेचर को, जो अपने बॉडी या खून के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर बाहर 4 है तो अंदर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जिनके खून का तापमान और शरीर के तापमान, जिनके शरीर और खून का तापमान वातावरण के तापमान के साथ साथ जो बदल सकते हैं, वो होते हैं कोल्ड ब्लडर एनिमल्स, जो होते हैं ठंडे खून वाले प्राणी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो मछली हो गए हैं, जो
मेंढक हो गया है, जो सांप हो गए हैं, जो छिपकलियां हो गए हैं, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? गर्म खून वाले प्राणी, जिनके बॉडी का टेम्परेचर और जिनके खून का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जो अपने शरीर का तापमान ना बदल पाए, एक कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले प्राणी। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आप जानते होंगे, ये क्या बताऊं मैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। ऐसे ही पक्षियों के शरीर का टेम्परेचर, तो याद रखिएगा, मेंढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई, मछलियाँ हो गए, इन सब के बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है टेम्परेचर, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। जिनका बाहर कम है तो अंदर भी ये खून का और अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सराउंडिंग्स, हमारे वातावरण की जो कंडीशंस हैं वो हमें इफ़ेक्ट कर देती हैं। सर्दियों के टाइम पर हमें सर्दी भी लगने लग जाती है, इसलिए हम सर्दियों के कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों के टाइम पर हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम एसी पंखा चला लेते हैं। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब एक लाइन और सुन लेना, नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ये। जिनका खून ठंडा होता है इनको पोइकिलोथर्मस कहा जाता है, उनको पोइकिलोथर्मस कहा जाता है। तो मुझे बताओ, मछलियों को और एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को हम क्या कह सकते हैं? आप बताओगे पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब है ठंडे खून वाले जीव, जिनका खून ठंडा होता है उनको हम पोइकिलोथर्मस कहते हैं, उनको हम पोइकिलोथर्मस कहते हैं। ये नीट का ये टर्म, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये तीन जो हमारी क्लास होती हैं, कौन कौन सी क्लास पोइकिलोथर्मस का एग्जाम्पल बनेंगी? बताना ज़रा कौन कौन सी बनेंगी पोइकिलोथर्मस। मैम सबसे पहली कौन सी? पाइसस, जिसके अंदर मछलियाँ हैं। दूसरी कौन सी? एम्फीबियंस। तीसरी कौन सी? रेप्टाइल्स। ये तीनों क्या कहलाते हैं? पोइकिलोथर्मस कहलाते हैं, ठंडे खून वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। मछलियों के हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होंगे, खून ठंडा होगा, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, इनमें गलफड़े होते हैं। मछलियाँ देखी हैं आपने, ऐसे मुंह फाड़ के जब सांस लेती है, इस वाले पार्ट में 2 गिल्स होते हैं उनके। जैसे हम लोगों में क्या होते हैं? हम लोगों में फेफड़े होते हैं, उन लोगों में गिल्स होते हैं, ठीक है, गलफड़े होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब है जब ये एक्सक्रीशन करते हैं तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? देखो, गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा, इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। और अमोनोटेलिक का मतलब है जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। अमोनिया रिलीज़ करते हैं ये कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? अमोनिया गैस रिलीज़ करते हैं। कब? जब ये उत्सर्जन करते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन सा कोर्डेटा का क्लास है जो अमोनोटेलिक होते हैं? कौन सा? पाइसस। ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल, पॉइजन स्टिंग कहने का मतलब है कुछ मछलियां होती हैं जिनके अंदर जहरीली ऐसे स्टिंग होती हैं, उनको हम ट्राइगन कहा जाता है। जैसे मैं अगर एक मछली बताऊं तो ऐसे एक मछली है, मान लो यहाँ पर एक मछली है, इस मछली के अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 लगी हुई स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम ट्रिगन बोलते हैं। लेकिन ये सारी मछलियों में नहीं होते हैं ट्रिगोन्स, ये उन्हीं मछलियों में होते हैं जो जहरीली होती हैं, जिनके अंदर जहर होता है जिनके अंदर, ठीक है। अभी बताऊंगी आपको जहरीली मछली कौन सी होती है। स्टोन फिश जहरीली मछली होती है, तो इसके अंदर जो ऐसे स्टिंग लगी हुई होती है यहाँ पर, उनके अंदर जहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होते हैं, एक मेल वाला होगा, एक फीमेल वाला होगा। नेक्स्ट, पोइकोथर्मस का मतलब बता दिया है मैंने क्या? जिनके शरीर का तापमान क्या हो? ठंडा हो। एग्जाम्पल सुनो बच्चों, सबसे पहला है डॉग फिश, कुत्ता मछली।
कुत्ता जैसे बहुत, आप देखते हैं ना कुत्ते को दूर से स्मेल आ जाती है हर चीज़ की, ऐसे ये मछली के भी सूंघने वाले सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसका नाम होता है स्कॉलीडॉन। स्कॉलीडॉन, इसको कुत्ता मछली बोलते हैं बच्चों। ये ट्रू फिशेस हैं, ये सारी की सारी ट्रू फिशेस हैं। ट्रू फिशेस क्या होती हैं? वो मछलियाँ जो पाइसेस में रखी जाती हैं। तो कुत्ता मछली का नाम क्या है? स्कॉलीडॉन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, जो समुद्री घोड़े जैसी लगती हैं, घोड़ा होता है ना वैसी दिखती हैं, उसका नाम होता है हिपोकैम्पस। इसको हिपोकैम्पस बोलते हैं। नेक्स्ट है गैम्बूजिया, मॉस्किटो फिश, मच्छर मछली बोलते हैं, मच्छर मछली बोलते हैं इसको, ये डंक मारती है मच्छर की तरह। नेक्स्ट है स्टोन फिश, ये बच्चा जहरीली मछली होती है, ये जहरीली मछली होती है क्योंकि उसमें ट्राइगन्स होते हैं, और ट्राइगन का मतलब होता है जहाँ पर जहर भरा हुआ होता है। ठीक है, कौन कौन सी? कुत्ता मछली पूछे कौन सी होती है? स्कॉलीडॉन। हिपोकैम्पस, समुद्री घोड़े को हिपोकैम्पस बोलते हैं। गैम्बूजिया मॉस्किटो मछली होती है। स्टोन फिश पॉइजीनियस फिश कहलाती है, जहरीली मछली कहलाती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आता है लेबियो, ये भी मछली है, ये मछलियों के नाम है। नेक्स्ट एक मछली ऐसी जो उड़ सकती है, फ्लाइंग फिश एक्जोक्टिस, इसको बोलते हैं एक्जोकोइटिस। एक्जोकोइटिस ये मछली क्या होती है? उड़ने वाली मछली होती है, ये उड़ सकती है। अब उड़ने का मतलब नहीं आसमान में उड़ रही है, पानी में तो आएगी ना वापस, क्योंकि गिल्स है तो सांस लेगी पानी में। तो आप बताएंगे बच्चा, नहीं, डॉग फिश का नाम ही स्कॉलीडॉन होता है, डॉग फिश को ही स्कॉलीडॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे उड़ के वापस थोड़ी सी वापस पानी में आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। ठीक है, उसके बाद है बच्चा, ये टॉर्पीडो हो गया, ये प्रिस्टिस हो गया, ये एक्वेरियम में रखी जाती हैं। हमारे घरों में हम एक्वेरियम देखते हैं ना, और एक्वेरियम में ये होती हैं बच्चों। नेक्स्ट है शार्क। शार्क वो मछली है जिसके अंदर एक भी रीढ़ की हड्डी, एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क के अंदर, मछली के अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट बेटा, बेटा बेटा भी एक्वेरियम भी रखी जाती है, और ये फाइटिंग फिश के नाम से जानी जाती है, बहुत जल्दी लड़ाई करती है। अगर इस बेटा को अगर आपने डाल दिया ना एक्वेरियम के अंदर, बाकी जितनी मछलियाँ ना उन सबसे लड़ाई करने लग जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे लड़का, ऐसे कोई ऐसे याद कर लो, बेटा, बेटा मतलब बेटा, बेटा लड़ाई नहीं करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, वैसे याद कर लो। ठीक है, ये टॉर्पीडो हो गया, प्रिस्टिस हो गया, बेटा हो गई, ये सब हमारे घरों में हम एक्वेरियम के अंदर हम इनको रख सकते हैं। तो पूछे फ्लाइंग फिश कौन सी होती है, स्टोन फिश, पॉइजनियस फिश कौन सी होती है, मॉस्किटो फिश कौन सी होती है, सी हॉर्स किसको कहा जाता है, फाइटिंग फिश किसको कहा जाता है, और ये सब ट्रू फिश हैं क्योंकि ये पाइसेस में आती हैं, क्योंकि ये पाइसेस में आती हैं। तो ये आपका पाइसेस कंप्लीट हो गया। तो ये मछलियाँ, अब मछलियाँ, कुछ मछली थी जो पानी में रह रही थी, कुछ मछली आ गई वो धरती पर आ गई धीरे धीरे। मछलियों ने सोचा हम पानी में क्यों रहें, चलो मछली, चलो हम आज बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर की दुनिया कैसी है। जब वो बाहर आई तो उसका इवोल्यूशन हो गया, और वो आगे चलकर धीरे 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 वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आ गए, वो उभयचरी हो गए। उभयचरी का मतलब है वो पानी में भी रह सकती हैं। देखो एम्फीबियंस दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक है एम्फी और एक है बियोस। एम्फीबियंस ऐसे लिख लो आपको, बियोस या बियन का मतलब होता है बियोस। बियोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, एंड एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, जो दोहरा जीवन जीते हैं। और दोहरा का मतलब है जो पानी और धरती दोनों में रहकर जिंदा रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, आप बताओगे उभयचरी का मतलब क्या है? जो पानी और धरती दोनों पे रहें। एम्फी का मतलब ड्यूल, बायोस का मतलब लाइफ, बायोस का मतलब यहाँ पर लाइफ। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं, ऐसे होता है इनका हार्ट। मछलियों में 2 थे, इनमें 3 हैं, इवोल्यूशन हो गया, 1 2 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। आज फिनिश हो जाएगा बच्चा, कोशिश कर रहे हैं।
हम पानी में रह ही नहीं सकते, हमें गिल्स नहीं होते हैं विपिन, तो कैसे रह लेंगे बच्चा हम पानी में। चलो नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बता चुकी हूँ, शरीर का तापमान चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, कैन लिव ऑन अर्थ एंड वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए 3 अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये जब पानी में होते हैं ना तो स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा पर। इनकी स्किन पर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से एयर आ भी जाती है हवा, और यहाँ से बाहर भी चली जाती है। कब? जब ये पानी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, जब मेंढक का बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है मेंढक का, जो सिर्फ पानी में रहता है, उसमें गिल्स भी होते हैं। मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है वो टैडपोल होता है, वो टैडपोल कहलाता है। तो जो टैडपोल्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर गिल्स भी होते हैं। बाद में ये गिल्स मैच्योर होने के बाद फेफड़े में बदल जाते हैं, ठीक है। बाद में ये किस में बदल जाते हैं? फेफड़े में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, क्या इनमें सांस लेने के लिए 3 अंग पाए जाते हैं। स्किन से सांस कब लेंगे? जब वो पानी के अंदर है, लिख लेना। त्वचा से सांस कब लेंगे? वो जब पानी में है। लेकिन मेंढक का जो छोटा बच्चा है, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, वो किससे सांस लेता है? गिल से, गलफड़ों से भी। बाद में जब वो बड़ा मेंढक बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें फेफड़े होते हैं। और जब मेंढक धरती पे होता है तो वो किससे सांस लेता है? वो फेफड़ों से सांस लेता है। वो किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। तो इनमें 3 सांस लेने के लिए ऑर्गन हैं। कौन कौन से बच्चा? जब पानी में होगा तो किससे लेगा? आप बताओगे किससे लेगा बच्चों? वो स्किन से। लेकिन जब वो धरती पर होगा तो वो लंग से। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा है तो वो गिल से भी ले सकता है। बाद में वो गिल से फेफड़ों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होते हैं। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, ठीक है। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। सैलमेंड्रा, हाइला। एग्जाम्पल लिखो, यहाँ लिखे हुए नहीं है, मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं नोट कर देती हूँ आपके। लिखिए एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एक तो लिखो टैडपोल। टैडपोल होता है छोटा बच्चा मेंढक का। टैडपोल्स, एग्जाम्पल लिख लेना, टैडपोल्स। दूसरा बच्चा बच्चों फ्रॉग, जिसको राना बोलते हैं, जिसको राना लिखा जाता है, राना टिग्रिना इसका साइंटिफिक नेम होता है। तीसरा हाइला भी यहाँ पर एक एम्फीबियन का, हाँ, राना टिग्रिना बच्चा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सैलमेंड्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो सैलमेंड्रा। ये चारों एग्जाम्पल होते हैं किसके? आप बताओगे। ये चारों एग्जाम्पल एम्फीबियंस के होते हैं। मेंढक का छोटा बच्चा टैडपोल, फ्रॉग मेंढक जिसको राना बोला जाता है। कई पूछ ले राना किस क्लास में आते हैं, तब क्या बताएंगे? कॉर्डेटा की एम्फीबियन क्लास में। हाइड्रा अलग होता है, हाइला अलग होता है, एंड सैलमेंड्रा। ये 4 एग्जाम्पल बनते हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एम्फीबियंस के। किसके? उभयचरी के, एम्फीबियंस के, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट हम बताते हैं, साथ में हिंदी में यही होता है बच्चा। साथ में फ्रॉग को मेंढक बोल देंगे, हाइला को हाइला, सैलमेंड्रा को सैलमेंड्रा बोला जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरी क्लास कौन सी है? रेप्टाइल्स। 3 नंबर पे क्लास लिखेंगे हम रेप्टाइल्स, जिसको हम बोलते हैं सरीसर्प, जो रैंक कर चलते हैं, जो क्रिप करते हैं, जो रैंक कर चलते हैं। अच्छा, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाएगा, मैं बोल दूंगी। जो क्रिप एंड क्रोल करते हैं, ठीक है। जो बच्चों लिखो रेप्टाइल्स, जिनको बोलते हैं हम क्रिप एंड क्रोल। क्रिप एंड क्रोल का मतलब होता है जो रैंक कर चलते हैं, ऐसे रैंक कर चलेंगे धरती पर निशान पड़ जाते हैं मिट्टी वगैरह में इनके। जैसे सांप का निशान देखा होगा आपने, है ना बच्चा। छिपकली का भी निशान दिखता है। क्रिप एंड क्रोल का मतलब होता है
रेंग कर चलने वाले। अब ये कहाँ रहते हैं? ये होते हैं टेरिस्टेरियल। टेरिस्टेरियल का मतलब होता है बच्चों स्थलीय, जमीन पर रहते हैं ये जमीन पर रहते हैं। नेक्स्ट, इनका हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं बच्चों, लिख लेना। जैसे अभी बताया था मेंढक में 2 ऊपर होंगे, 1 नीचे होगा, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट आप नोट करोगे इनका खून भी कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे खून वाले जानवर। मतलब ये बॉडी का, शरीर का तापमान क्या कर सकते हैं? शरीर का तापमान क्या कर सकते हैं बच्चों? ये बताओगे आप, शरीर का तापमान चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें भी सेक्सुअल ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं। Sexual organs are separate. Sexual organs are different. मैंने कहने का मतलब एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, एक मेल होगा एंड एक फीमेल होगा। नेक्स्ट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहाँ पर कैसा था? हेमिकोडेटा में एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि एक होगा मेल वाला तो एक फीमेल वाला, तो मेल के जो स्पर्म हैं वो कहाँ आएंगे? फीमेल के ओवा के पास। और फीमेल बॉडी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल्स के बॉडी में अंदर की साइड होता है, और जब अंदर की साइड होता है तो वो क्या कहलाता है? आप बताओगे क्या कहलाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल लिख लो। ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं आते हैं इनके, बस आपको इतने ही नोट करने हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो बच्चों, क्या क्या। सबसे पहला लिखो कछुआ। कछुआ, टर्टोइज या टर्टल। टर्टल मतलब छोटा कछुआ, टर्टोइज मतलब बड़ा, ठीक है? तो लिख दो टर्टल, कछुआ। कछुआ यहीं पर आता है बच्चा। एक बच्चा मुझसे अभी पूछ रहा था कछुआ कहाँ आता है। नेक्स्ट आता है कैल्टोइज। कैल्टोइज, और कैल्टोइज क्या होता है? गार्डन लिजार्ड, जो हमारे गार्डन्स में फिरती रहती हैं। देखी हैं आपने? जो हमारे पार्क वगैरह में, गार्डन्स में जो छिपकलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो कैल्टोइज होती हैं, और यही होती हैं हमारे घरों में आने वाले भी। नेक्स्ट है बच्चों स्नेक्स। स्नेक्स का मतलब होता है सांप, सारे के सारे सांप। जैसे किंग कोबरा, मामा, किंग कोबरा लिखो। जैसे किंग कोबरा एंड ब्लैक मामा। ब्लैक मामा ये सांप की प्रजातियां हैं बच्चों, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है। किंग कोबरा एंड ब्लैक मामा। एंड किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो घोंसले बनाकर अंडे देता है, जो घोंसला बनाता है अपना खुद, ठीक है? ब्लैक मामा जहरीले होते हैं, काट जाएंगे तो मर जाओगे आप, ये जहरीले होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दोगे आप एलिगेटर्स का। एलिगेटर्स का मतलब समझते हो? घड़ियाल। देखा है? उसके जैसा दिखता है तुम्हारे, क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल, छोटा क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो क्रोकोडाइल। बस आप एक चीज़ नोट कर लेना कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सब रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन बनता है, क्रोकोडाइल अपवाद बनता है। इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी, आप बताओगे वो कौन सा वो कौन सा कॉर्डेटा है या वो कौन सा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं? कौन सा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल, हिंदी में बोलेंगे मगरमच्छ, और जो छोटा मगरमच्छ होता है दिखने में उसको एलिगेटर, घड़ियाल बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट लिखो डैक्रोन। डैक्रोन होता है फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली। देखो वहाँ उड़ने वाली मछली बताई थी, ये उड़ने वाली लिजार्ड होती है, वो छिपकली जो उड़ सकती है, उसको बोलते हैं डैक्रोन। एक सांप और लिखो, विपेरा, एक सांप का प्रजाति हो, ये सब सांप वगैरह यहीं आते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखो विपेरा। विपेरा ये भी सांप है बच्चों, सांप की प्रजाति है ये। विपेरा कहाँ आते हैं तो आप याद कर लेना। हेलोड्रन, हेलोड्रन भी एक छिपकली होती है जिसमें जहर होता है, ऑस्ट्रेलिया साइड होती है और बड़ी सी होती है, इतनी बड़ी सी होती है। हेलोड्रन जहरीली छिपकली होती है, जहरीली छिपकली, जहरीली लिजार्ड, पॉइजनियस लिजार्ड, जहरीली छिपकली होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए, किंग कोबरा, ब्लैक मामा, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डैक्रोन, विपेरा, हेलोडन, टोर्टोइस, टर्टल, ये सब किस में आते हैं? ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। और इन सब के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। एक को छोड़ दो, कौन सा? तो आप बताओगे एक किसको छोड़ दें? क्रोकोडाइल अपवाद होता है, ठीक है। एलिगेटर में 3 चैम्बर होंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये तीसरी क्लास थी किसकी? कॉर्डेटा की। अब चौथी क्लास लिखो आप धीरे धीरे। पक्षी, पहले देखो कहाँ थी मछलियाँ? पानी में। पानी से कुछ मछलियाँ कहाँ आई? धरती पर। धरती पर कैसे चली? रेंग कर। अब कुछ थे जो सोचे हम तो उड़ भी सकते हैं, तो उड़ने वाले किस में आते हैं? एव्स में। एव्स में क्या आते हैं? पक्षी, बर्ड्स आते हैं, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग भी, जो उड़ भी सकते हैं। मैम क्या बिना उड़ने वाला भी पक्षी होता है? यस, ऑस्ट्रिच। नॉन फ्लाइंग मतलब उड़ने वाले भी और ना उड़ने वाले बर्ड्स, जो उड़ भी सकते हैं और जो नहीं भी उड़ सकते हैं, वो दोनों ही यहीं आते हैं, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब जैसे कबूतर, जैसे चिड़िया, जैसे पिकॉक, जैसे और क्या क्या हो सकते हैं, कौवा, ये सब। नॉन फ्लाइंग का मतलब ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं पाता है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग, ये पक्षी होता है लेकिन ये उड़ नहीं पाता है। चलो अब इनके कैरेक्टर लिखें। नेक्स्ट, इनके चैम्बर में कितने, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? आप लिखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर होंगे इनके हृदय में? 4 चैम्बर होंगे। चतुकोष्ठकीय, 4 कोष्ठक। रेस्पिरेशन किससे करते हैं? श्वसन किससे लेते हैं? आप बताओगे रेस्पिरेशन करते हैं ये किससे? फेफड़ों से। इनके पास लंग्स होते हैं। जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं वो सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं? अगेन बताओगे, एक्सक्रीशन का मतलब है उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए किडनीज होती हैं, किडनी से करते हैं उत्सर्जन। लेकिन बच्चों इनका अलग कैरेक्टर क्या हुआ? इनमें फैदर्स होते हैं, और फैदर्स का मतलब होता है पंख, और पंख की सहायता से उड़ सकते हैं। फैदर्स, इनके पंख लगे हुए होते हैं, और पंख के अंदर एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फ्लाइंग बोन। फ्लाइंग बोन का मतलब होता है जो उड़ने में सहायता प्रदान करती है। और कौन सी? तो आप बताएंगे प्नूमेटिक बोन। प्नूमेटिक बोन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी हड्डी होती है जो पक्षियों को उड़ाने में सहायक होती है, जो पक्षियों के पंखों में पाई जाती है? प्नूमेटिक हड्डी। इसको स्टार बना लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बच्चा बात आती है कि इनका नेक्स्ट, इनका खून कैसा होता है? तो पक्षियों को टच करना आप, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनका खून कैसा होता है? गरम। इसीलिए बेचारे जब ठंड आती है तो कबूतर देखे हैं आपने, घर के अंदर घुस जाते हैं, है ना? तो क्योंकि इनका खून कैसा है? गरम। कहने का मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, नियंत्रित है। मतलब कांस्टेंट का मतलब जो बदल ना पाए अपने बॉडी के टेम्परेचर को।
अब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल आप सब लिख लो यहाँ पर। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट लिखो क्रो, कौवा, कौवा 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 समझते हैं ना। कोलुम्बा, कोलुम्बा क्या होता है? पिजन, पिजन का मतलब क्या होता है? कबूतर। इसको साइंटिफिक नेम में कोलुम्बा, कोलुम्बा बोलते हैं। कोलुम्बा एक कंट्री है ना शायद, तो पिजन को कोलुम्बा कहा जाता है। और क्या लिखोगे? पिकॉक, पिकॉक लिख लो। क्या क्या लिखोगे? पैरट, पिकॉक लिख लो। पैरट लिख लो, पैरट का मतलब तो तोता। उसके बाद क्या लिखोगे आप? पिकॉक, मोर। उसके बाद क्या लिखोगे? पेंगुइन। ये बच्चा देख लेना, पेंगुइन देखा है? पेंगुइन डेल का लैपटॉप आता है, उसको जब आप ऑन करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसमें एक वीडियो लगी हुई थी, इतने सुंदर सुंदर क्यूट सी पेंगुइन होती हैं। ठीक है, तो उड़ने वाले पक्षी सारे यहाँ पर आते हैं। स्केलेटल सिस्टम का पीडीएफ डल गया है बच्चा, देखो पंकज आप चेक करो, डलवा दिया है हमने। तो ये एव्स थे जिनका खून कैसा होता है? गरम। ठीक है, चलो अब आते हैं, हाँ जी यहीं आएगा विकास भारती, यहीं आएगा। अब आते हैं लास्ट में, और 5 नंबर वाली क्लास है, उसको हम बोलते हैं मैमल्स, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, मैमल्स क्लास बोलते हैं। और मैमल्स का मतलब होता है बच्चों, मैमल्स का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। और दूध कौन सी ग्रंथियों से बनाएंगे? मैमरी ग्लैंड्स। जो जितनी भी फीमेल्स मैमल्स होती हैं उनमें मैमरी ग्रंथियां होती हैं, और मैमरी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? दूध। तो ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, जो दिन में दूध पिलाने वाली ग्रंथियां पाए जाएं, उनको बोलते हैं हम मैमल्स, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अभी तक वो अंडा देने वाले थे, है ना। और दूसरे अब आगे एक बात और बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट। इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे हमारा हार्ट, कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। खून कैसा है? गरम या ठंडा? गरम, वार्म ब्लडड, गरम खून वाले। मतलब क्या हो गया बच्चों? इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है? इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है बच्चों? आप बता दोगे। जो इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स फेफड़े पाए जाते हैं। क्या किडनी होते हैं? सांस कहाँ से लेंगे? फेफड़ों से। उत्सर्जन कहाँ से करेंगे? किडनी से। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? आप बताओगे कि इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, हेयर ऑन बॉडी, हेयर्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ पैरों पे देख लो, हेयर्स ऑन बॉडी। जब हम बंदर थे तो बहुत ज़्यादा थे, है ना। जैसे कंगारू को देख लो, बंदर को देख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, बकरी को देख लो। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल। इसके अलावा इनमें ईयर पिन्ना भी होता है, कान का बाहरी भाग। ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट, कान का बाहरी भाग पाया जाता है, ये होता है ईयर पिन्ना। अभी से पहले जितने भी फाइलम पढ़ाए उन सब में ये ईयर पिन्ना नहीं होता है। ठीक है, उन सब में ये ईयर पिन्ना नहीं होता है, लेकिन अभी ये ईयर पिन्ना है। ये साउंड कलेक्ट करने का काम करता है। वैसे इसको साइंस वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में ही रखती है। ठीक है बच्चों, ये बात बता दोगे, ईयर पिन्ना पाया जाता है। अब बच्चों, इस मैमल्स क्लास को भी आगे सब क्लास में बांटा जाता है। भाई अपना फाइलम कौन सा चल रहा है? कॉर्डेटा। क्लास कौन सी चल रही है? मैमल्स। अब इस मैमल्स को भी हम 3 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। 3 सब क्लास कौन कौन सी? तो आप बताओगे 3। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। नाम लिखो। प्रोटोथेरिया पहली क्लास है, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। दूसरी क्लास है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया।
और जो तीसरी क्लास होती है उसको बोलते हैं यूथेरिया। यूथेरिया, यूथेरिया। 3 सब क्लास में बांटते हैं। अब किस कैटेगरी, इनको क्यों बांटा वो बताते हैं अभी, रुको। देखो क्या कौन कौन सी सब क्लास, कौन कौन सी, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। देखो बच्चों, ये तीनों ही मैमल्स में आती हैं, लेकिन प्रोटोथेरिया का क्या है? प्रोटोथेरिया ऐसा होता है, ऐसा मैमल होता है जो अंडे की फॉर्म में अपने बच्चे को जन्म देता है। जो अंडा होता है, अपना अंडे को जन्म देगा, ये एग लाइंग होते एनिमल्स होते हैं। ये अंडे को जन्म देंगे, सीधा बच्चे को जन्म नहीं देंगे, फिर उस अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा। ये एग लाइंग मैमल्स होते हैं, या मैमल्स की क्लास होती है। मेटाथेरिया क्या होते हैं? हाँ, इनको बच्चा किस कैटेगरी के हिसाब से बांटा है वही बता रही हूँ मैं। ये बच्चा एक पाउच सा बना हुआ होता है और उस पाउच के अंदर बच्चा निकलता है, ठीक है। तो ये पाउच्ड मैमल्स कहलाते हैं। ये एक ऐसे पाउच सा बना होगा, उसके अंदर से बच्चा बाहर निकलेगा, ठीक है। और जिनमें जो प्रॉपर अपने बच्चों को जन्म दे, और बच्चे के और माँ के बीच में इनमें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है। प्लेसेंटा झिल्ली पाई जाती है माँ और बच्चे के बीच में। उस झिल्ली को काट के माँ को अलग और बच्चे को अलग कर देते हैं। प्लेसेंटा झिल्ली, प्लेसेंटा झिल्ली, ठीक है। प्लेसेंटा झिल्ली, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है। तो ध्यान से सुनना, ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं और अंडे से बच्चा बाहर निकलता है वो प्रोटोथेरिया। जो एक पाउच के अंदर बच्चे को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं मेटाथेरिया। और वो पाउच, इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं होती है, प्लेसेंटा झिल्ली नहीं होती है, गर्भनाल इसको बोलते हैं ना, गर्भनाल माँ और बच्चे के बीच में होता है। फिर उसको डॉक्टर कट कर देता है सीजर से, माँ अलग बच्चा अलग। तो जिनके प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू बच्चे जुड़े हुए होते हैं माँ से, और जो अपने बच्चों को जन्म दे प्रॉपर, वो यूथेरिया में आते हैं। जो पाउच के अंदर अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो मेटाथेरिया, और जो एग अंडे की फॉर्म में अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो प्रोटोथेरिया कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोथेरिया। अब आप इनके एग्जाम्पल नेट पे देख लेना, डायग्राम में नाम लिखवा देती हूँ। यहाँ पर पहला होता है इकाइडेनस, इसका एग्जाम्पल लिखो प्रोटोथेरिया का। ये सारे मैमल्स हैं। इकाइडेनस, अब आपसे पूछे इकाइडेनस की सब क्लास कौन सी है? प्रोटोथेरिया। क्लास कौन सी है? मैमल। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। किंगडम कौन सा है? एनिमल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्टेरोपैडोन, इसी का एग्जाम्पल है स्टेरोपैडोन, स्टेरोपैडोन, स्टेरोपैडोन। मेटाथेरिया, जो पाउच की फॉर्म में अपने बच्चे के बाहर चारों तरफ ऐसे पाउच लगा हुआ होता है, मेटाथेरिया। इसका एग्जाम्पल होता है कंगारू। कंगारू एक एग्जाम्पल है इसका। कंगारूज को रखा जाता है मेटाथेरिया में, और यूथेरिया में ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति। दूसरा काउज, गाय, गोट, बकरी, हॉर्स, घोड़ा। इसके अलावा आप सब लिख दो, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, सारे के सारे लिख दो यहाँ पर एग्जाम्पल। एंड साथ में लिख दो टाइगर, 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 शेर, सब लिख दो बच्चा इसका एग्जाम्पल। ये सब यूथेरिया में आते हैं। लिख दो टाइगर, लिख दो लॉयन, लिख दो डॉल्फिन। डॉल्फिन भी बच्चे को जन्म देती है बच्चों, और अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है। एंड व्हेल फिश, ब्लू व्हेल या व्हेल फिश भी यहीं आती है। तो मुझे बताओ, क्या डॉल्फिन और व्हेल मछली क्या ट्रू फिश होती हैं? नहीं, क्योंकि ये कहाँ आती हैं? मैमल्स। ये मैमल में आती हैं बच्चों। व्हेल फिश अपने बच्चे को जन्म देती हैं, उस बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसका लालन पोषण करती हैं। बंदर, बंदर लिख दो मंकी, और लिख दो बिल्ली, कैट, फॉक्स, लोमड़ी, एंड लिख दो बैट, चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़ बच्चों स्मॉलेस्ट मैमल माना जाता है, सबसे छोटा स्तनधारी माना जाता है ये, स्मॉलेस्ट मैमल।
क्यों रखा? क्योंकि चमगादड़ में जो फीमेल चमगादड़ होती हैं उनमें दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं और चमगादड़ अपने बच्चे को जन्म देता है और फीमेल उसको दूध पिलाती है। आप पूछे लार्जेस्ट मैमल कौन होता है? व्हेल फिश इज़ द लार्जेस्ट मैमल। ये होती है लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी स्तनधारी है। ठीक है, याद रखना डॉल्फिन और व्हेल फिश मैमल में आती हैं, यूथेरिया सब क्लास में आती हैं। एंड और क्लास कौन सी बन गई आप बता दोगे यहाँ पर? कॉर्डेटा की। हाँ, बैट भी आ गए यहाँ, चमगादड़। बैट का मतलब चमगादड़। चमगादड़ सबसे छोटा मैमल होता है और सबसे बड़ा मैमल व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली होती है। ठीक है, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, इन सब की सब क्लास क्या हो गई? आप बताओगे यूथेरिया। और क्लास कौन सी हो गई? तो आप मुझे बताओ क्लास कौन सी बन जाएगी? कौन सी क्लास पढ़ रहे थे हम? मैमल्स। एंड इनका फाइलम कौन सा है? फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। और किंगडम कौन सा है? हाँ जी, चूहा भी यहीं आएगा बच्चा, चूहा भी यहीं आएगा, चूहा भी यहीं आएगा। किंगडम कौन सा? एनिमल। और ये आपका एनिमल किंगडम अब ख़त्म हो जाता है। अब आपका एनिमल किंगडम यहाँ पर ख़त्म बच्चों। इससे ज़्यादा इस किंगडम में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत टाइम लग गया, लेकिन चैप्टर बड़ा है एंड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आपका एनिमल किंगडम दी एंड, समाप्त। अब इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी एक दिन लग के, वो नोट कर लेना, इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी। स्केलेटल सिस्टम का पंकज आपका पीडीएफ शो नहीं हो रहा, जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी। वैसे ऐप पर डल चुका है स्केलेटल सिस्टम का पंकज। बेटा ये नंबर लिख लो